नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। एजेंडा में आज बात बांग्लादेश में नई सरकार की और भारत के लिए कितनी असरदार की। बात बांग्लादेश में हुए मतदान की और वोटिंग के दौरान हिंसा और घमासान की। बात बांग्लादेश की सत्ता में तारिक रहमान की बीएनपी या जमात इस्लामी में किसकी सरकार की। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में आम चुनावों के लिए वोटिंग खत्म हुई। करीब 48% मतदान हुआ। चुनाव के दौरान कई जगह हिंसा भी हुई है और 4 लोगों की मौत की खबर भी है। शेख हसीना के 15 साल लंबे शासन के गिरने के बाद ये पहली बड़ी चुनावी परीक्षा है। देश में 11 राजनीतिक दलों के गठबंधन का नेतृत्व कर रही जमात इस्लामी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी और उसके नेतृत्व वाले गठबंधन की मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में उभरी है। बहरहाल अब कल तक साफ हो जाएगा कि बांग्लादेश में नई सरकार किसकी होगी, बांग्लादेश में सत्ता की बागडोर किसके हाथ में होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार और भारत के साथ संबंधों को लेकर आज भी बना हुआ है, क्योंकि जिस तरह के हालात बीते 1 साल में वहां बन रहे हैं, जो तलखी भारत के साथ रिश्तों में मोहम्मद यूनुस की सरपरस्ती में भारत के साथ देखी गई, वो पड़ोसी रिश्तों के लिहाज से तो बिल्कुल भी ठीक नहीं कही जा सकती। ऐसे में भारत का भी मानना है कि बांग्लादेश में सरकार जिसकी भी बने, एक स्वस्थ और मजबूत लोकतंत्र स्थापित हो, जिससे वहां अल्पसंख्यकों के हित भी सुरक्षित हों और भारत के संबंध भी। अब इंतजार कल का है, क्योंकि बांग्लादेश में कल ही सुबह पता लग जाएगा कि किसकी सरकार वहां बनने वाली है। लेकिन बात उसके बाद की है, वो सरकार किसकी और भारत से उसके रिश्ते क्या और कैसे होंगे। विस्तार से इसी पर करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। बांग्लादेश में 12 फरवरी यानी आज का दिन खास है, क्योंकि यहाँ की करीब 12 करोड़ जनता ने अपने लिए एक नई सरकार का चुनाव किया है। संसद यानी बांग्लादेश की जातीय संसद की कुल 300 प्रत्यक्ष सीटों में से 299 सीटों पर 47% से ज्यादा मतदान जनता के उत्साह का परिणाम माना जा रहा है। बांग्लादेश का ये चुनाव अगस्त 2024 में शेख हसीना के इस्तीफे और देश छोड़ने के बाद हुए पहले आम चुनाव है, जो नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार की देखरेख में आयोजित किए गए। शेख हसीना की आवामी लीग पार्टी पर प्रतिबंध होने के कारण मुख्य मुकाबला तारिक रहमान की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी और जमात इस्लामी के नेतृत्व वाले गठबंधन के बीच हुए हैं। ये चुनाव पिछले 18 माह में हुए राजनीतिक उथल पुथल और हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद पहली बार हुए हैं। अब कल तय होगा कि बांग्लादेश में सत्ता की बागडोर किसके हाथों में होगी। खास बात यह है कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग पार्टी पर प्रतिबंध लगने की वजह से इस चुनाव का हिस्सा नहीं रही। इस बार चुनाव में मुख्य मुकाबला पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत खालिदा जिया की पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी और जमात इस्लामी के मुखिया शफीकुर रहमान के बीच है। समझा जाता है कि इन दोनों पार्टियों में से किसी एक की सरकार बन सकती है। बीएनपी का नेतृत्व लंदन से लौटे खालिदा के बेटे तारिक कर रहे हैं। स्वदेश वापसी के बाद तारिक ने बीएनपी में नई जान फूंकी है। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने लोगों को एक नए बांग्लादेश का सपना दिखाया है। तारिक ने कहा कि उनकी सरकार बांग्लादेश फर्स्ट की नीति पर आगे बढ़ेगी, उसका किसी देश के प्रति झुकाव नहीं होगा। वहीं कट्टरपंथी विचारों के साथ आगे बढ़ने वाली जमाते मुखिया ने चुनाव से एक दिन पहले कहा कि वो भारत के साथ सकारात्मक संबंध चाहते हैं। जाहिर है बांग्लादेश के दोनों नेताओं ने भारत को लेकर एक सकारात्मक रुख दिखाया है, लेकिन शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के साथ जो कुछ भी हुआ है और यूनुस सरकार जिस तरह से भारत विरोधी गतिविधियों एवं बयानबाजी में शामिल रही है, उससे नई दिल्ली और ढाका के द्विपक्षीय रिश्तों में तलखी और दरार आई है। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते वैसे नहीं हैं जैसे गत दशकों में रहे हैं। अंतरिम सरकार के मुखिया, जिनका पद प्रधानमंत्री जैसा था, उन्होंने आपसी रिश्ते को कमजोर करने का काम किया है। बांग्लादेश में आम चुनाव को लेकर भारत में बीजेपी का कहना है कि बांग्लादेश में नई सरकार वहां के लोकतंत्र को एक नई दिशा दे, वहां शांति स्थापित हो और नई सरकार वहां के हिंदू अल्पसंख्यकों को सुरक्षा दे। बीजेपी नेताओं का कहना है कि जरूरी है कि बांग्लादेश में लोकतंत्र की स्थापना हो, लेकिन भारत के खिलाफ जो भी गतिविधियां होती हैं उससे तकलीफ होती है। बांग्लादेश में लोकतंत्र की स्थापना हो, जिस प्रकार की गतिविधियां अवैध घुसपैठ और अन्य चीजें होती हैं, उससे कहीं ना कहीं तकलीफ होता है। मुझे उम्मीद है कि अब जो भी सरकार बांग्लादेश में बनेगी, भारत के साथ अच्छे संबंध रखने में वो कोई कसर नहीं छोड़ेगी। बांग्लादेश में नया सरकार आके वहाँ प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करके देश को एक दिशा दें। वहाँ की जनता शांति चाहती है, विकास चाहती है।
इस प्रकार वातावरण बने। वहाँ इस्लामिक कंट्री में गैर इस्लामिक लोगों को कोई सुरक्षा नहीं है, पलायन हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। तो हमें उम्मीद है नया सरकार आएगा, उनका सुरक्षा देगा। तो वहीं कांग्रेस ने बांग्लादेश में निष्पक्ष चुनाव की वकालत की है और जो जनता चाहती है उसे स्वीकार करना चाहिए। बांग्लादेश में एक ऐसी सरकार बने जहां अल्पसंख्यकों के हित सुरक्षित हों और भारत के साथ संबंध बेहतर हों। नहीं, देखिए, बात साफ है कि अगर हम लोकतंत्र को बांग्लादेश में बचाना है, लोकतांत्रिक सरकार बनानी है, तो निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए और जो भी वहाँ की जनता जो चाहती है उसको स्वीकार किया जाना चाहिए। कि हम चाहते हैं वहाँ एक ऐसी सरकार बने जहाँ पे अल्पसंख्यकों के हित सुरक्षित हों, उनकी हत्या न हो और भारत के साथ बेहतर संबंध हो। सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूँ। भारत को पूरी गंभीरता के साथ उस चुनाव पर नजर बनाए रखनी चाहिए कि वहाँ की स्थितियां क्या है, वहाँ की परिस्थितियां क्या है, कौन ऐसी सरकार वहाँ डेवलप करेगी जो फिर उन हिंदुओं की को रक्षा करने में असमर्थ रहे या वो हिंदू वहां बचेंगे। तो इन तमाम मुद्दों पर भारत की सरकार को तो संजीदगी के साथ नजर रखने की आवश्यकता है। बांग्लादेश के इस चुनाव पर दुनिया ही नहीं भारत भी करीबी नजर रखे हुए है, क्योंकि बांग्लादेश के साथ भारत के रणनीतिक हित जुड़े हुए हैं। नई सरकार शेख हसीना के रास्ते पर आगे बढ़ती है या मोहम्मद यूनुस का अनुसरण करती है, ये देखने वाली बात होगी। जहां तक बात तारिक रहमान की है तो उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनकी विदेश नीति बांग्लादेश फर्स्ट का अनुसरण करेगी, यानी बांग्लादेश के हित सर्वोपरि होंगे। उनकी सरकार देश हित के साथ समझौता नहीं करेगी। तारिक का ये भी कहना है कि उनका देश चीन, पाकिस्तान या भारत किसी खेमे में नहीं जाएगा। तो वहीं बांग्लादेश चुनाव में दूसरा सबसे बड़ा किरदार जमाते इस्लामी का है। जमात नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी यानी एनसीपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ी है। युवाओं के इसी समूह ने शेख हसीना सरकार के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। इसके कुछ नेता अंतरिम सरकार का हिस्सा भी रहे। इनका आरोप था कि हसीना भारत के इशारे पर काम कर रही है और भारत उनके जरिए ढाका के आंतरिक मामलों में दखल देता है। जमात बांग्लादेश में कट्टर एवं चरमपंथी संगठन है। इसका इतिहास भारत विरोधी रहा है। जमात और पाकिस्तान के संबंध और जमात का मंसूबा और उसकी गतिविधियां छिपी नहीं है। बहरहाल अब बांग्लादेश में चाहे जिसकी भी सरकार आए, भारत को अपने रुख पर कायम रहते हुए द्विपक्षीय रिश्तों पर आगे बढ़ना होगा, जो भारत के हित में तो रहेगा ही, बांग्लादेश के लिए बेहतर होगा। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ प्रमोद श्रीवास्तव की रिपोर्ट। चलिए, तो बांग्लादेश में एक नई सरकार होगी और भारत के लिए कितनी असरदार होगी, भारत के रिश्तों के लिए कितना खास होगा, कितना चुनौती भरा होगा, बहुत सारी चीजों को समझना पड़ेगा। देखिए, एक सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो यही होता है कि अवामी लीग इस पूरे इलेक्शन में नहीं थी। शेख हसीना के यहाँ से जाने के बाद और उनकी सरकार जिस तरीके से गिरी, वो जब यहाँ से गई, उसके बाद से बांग्लादेश में क्या क्या हुआ है ये हम और आप जानते हैं। मोहम्मद यूनुस हमेशा से उनकी बयानबाजी भारत के लिए किस तरीके से आई है, किस तरह की तीखी प्रतिक्रिया देते आए हैं, उनको आप देखिए इस पूरे इलेक्शन में। उसके बाद जहां तक बात की गई है बीएनपी की, तो क्योंकि खालिद जिया के बाद तारिक रहमान का जब वापस आना हुआ और उसके बाद उनकी जो लगातार बातचीत और एक बीच में उनका एक वक्तव्य भी आया था कि भारत के साथ बहुत अच्छी तरीके से वो अपनी चीज़ों को लेकर आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल जो कहा जा रहा है बांग्लादेश फर्स्ट की पॉलिसी होगी, किसी के साथ जाना नहीं चाहते, पहले बांग्लादेश को देखेंगे। तो ऐसे में भारत सरकार के लिए या भारत के लिए महत्वपूर्ण ये होगा कि अब किसकी सरकार है। नया हाथ होगा, नया दोस्ताना होगा, बन पाएगा नहीं बन पाएगा, क्योंकि जब बनेगा तभी आगे की नीतियां तय होंगी, ऐसे तो नहीं हो पाएंगी। चाहे सुरक्षा की बात हो, चाहे व्यापार की बात हो, चाहे अल्पसंख्यकों के हितों की बात हो, तो बहुत सारी बातें हैं, हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे प्रदीप बैस। प्रदीप जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे अब से कुछ देर में सैयद शाकिर अली, उनका भी स्वागत है। टीएमसी का पक्ष रखेंगे मोहम्मद एहतेशामुल हक, उनका भी स्वागत है, अब से कुछ देर में जुड़ेंगे हमारे साथ। विदेश मामलों की जानकार हैं शारदा दीक्षित। शारदा जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। वरिष्ठ पत्रकार हैं सुमन भटनागर। सुमन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत शारदा मैम पहले आपसे ही करूंगी, मुझे सुन पा रही हैं? हाँ, वो सुन पा रही हूँ राखी जी। ठीक है मैम, आज का सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है
कि सरकार किसकी होगी ये तो देखिए वहां पे काउंटिंग शुरू हो गई है, कल सुबह तक पूरी कहानी क्लियर हो जाएगी। भारत के परिप्रेक्ष्य में हमें समझना पड़ेगा, चाहे सुरक्षा को लेकर हो, उसकी सीमाओं से रिलेटेड मैं ये सवाल कर रही हूं। पूर्वोत्तर का जिक्र इसलिए कर रही हूं क्योंकि जब तक अवामी लीग थी या शेख हसीना थी तब तक कभी इस तरह का प्रॉब्लम हुआ नहीं। दो ये जो पार्टियां हैं इनमें से कौन सत्ता में आएगा, और यदि जमाते इस्लामी हो जाती है तो समझ लीजिए कि भारत के साथ क्या हो सकता है, और यदि मान लीजिए कि तारिक रहमान आते हैं या बीएनपी आती है तो उस तरह से संबंधों को आज समझना है। तो ये चुनाव बांग्लादेश की सरकार भारत के परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें किस तरह से देख पा रही है? नमस्कार सभी साथियों को। राखी जी, भारत के हिसाब से देख रहे हैं हम कि ये जो हिंद उपमहाद्वीप है, इस उपमहाद्वीप की जो जियोपॉलिटिक्स है वो यहाँ के लोग तय नहीं कर रहे हैं। दो महाशक्तियों का केंद्र बिंदु बना हुआ है ये क्षेत्र। एक तरफ चाइना है, एक तरफ अमेरिका है। अमेरिका को अपने पैर जमाने के लिए यहाँ पर जगह चाहिए। कभी वो पाकिस्तान को उभार देता है, कभी वो बांग्लादेश को शह देता है, और कभी वो भारत को उंगलियों पे नचाता है। तो अब ये जो चुनाव हो रहे हैं या चुनाव से पहले की जो परिस्थितियां रही हैं, भारत के लिए कोई बहुत अच्छी नहीं रही हैं। जिस देश को हमने पैदा किया, जो हमारे एफर्ट से जन्म लिया, वही देश अगर हमारे ही विरोध में इस तरह की रणनीति अपनाने लगा तो इसमें दोष तो कहीं ना कहीं हमारा भी है। अगर कोई बच्चा किसी परिवार का बिगड़ता है तो उस परिवार का भी हाथ होता है उसमें। तो कमियां हमारी विदेश नीति की रही हैं। इससे बिल्कुल कोई कहने में गुरेज नहीं करना चाहिए किसी को भी कि पिछले 10-12 सालों में हमने बहुत सारे मित्रों को खोया है, और बहुत सारे जो आसपास के हमारे हितैषी थे, जिनको जो हमारे एहसानमंद हुआ करते थे, कभी जो हमें मतलब बहुत ही सम्मान की दृष्टि से और एक बड़े भाई के रूप में देखा करते थे, उन साथियों से, उन मित्र राष्ट्रों से हमारा तनाजा हुआ है, उनसे हमारे रिश्ते बिगड़े हैं। और बिगड़ने की इंतहा ये हुई है कि हमने जब इनको शरण दी है, वहां के जो एक तरह से व्यवस्था में बदनाम लोग जब यहाँ पर आकर शरण पाते हैं और हम बहुत आराम से उनको मतलब उनके ऊपर हम अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, रिश्ते भी कुर्बान कर देते हैं, हम उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं, हम उनके साथ मतलब मुझे समझने में थोड़ा दिक्कत है इस बात को कि शरण उन्होंने मांगी नहीं, हमने उनको अपने यहाँ पर शरणागत बना लिया। हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पर वहां पर अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, और हम बजाय उसका प्रतिरोध करने के हम अपने यहाँ के अल्पसंख्यकों को सताने में लग जाते हैं। जो राष्ट्रीय स्तर पर, जो सरकारों के स्तर पर जो जिस तरीके से हैंडल किया जाना चाहिए चीजों को, वो नहीं हो पा रहा है। तो रही चुनाव की, अभी की जो सरकार आएगी, कोई भी सरकार आए, डैमेज इतना ज्यादा हो चुका है कि अब सुधरने में बहुत समय लगेगा। और दूसरा, वो समय भी लग जाए कोई बात नहीं, लेकिन जिस तरह का बैलेंस बनाने का प्रयास अमेरिका जैसे देश करते रहते हैं, अब ये बिल्कुल साफ दिख रहा है कि जो हमारा आज की पूरे विश्वव्यापी व्यवस्था है वो जर्जर हो चुकी है, संकटग्रस्त है पूंजीवाद। और ये पूंजीवाद अपने सर्वाइवल के लिए अब अभी जैसे बांग्लादेश फर्स्ट, अमेरिका कह रहा है अमेरिका फर्स्ट, हाँ, ये जुमले उछाले जाने लगे हैं। एक जमाने में इन्हीं लोगों ने कहा था कि ओपन डोर होना चाहिए, सबके लिए सबके दरवाजे खुले रहे। आज ये कह रहे हैं बांग्लादेश फर्स्ट। हमने कभी ये नहीं कहा इंडिया फर्स्ट। हमारे लिए हम करोड़ों डॉलर खर्च करते हैं अपने मित्रों पर, लेकिन हमारी नीतियों में कुछ ऐसी खामियां रही हैं कि सबका सहयोग करने के बावजूद भी, सबके साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करने के बावजूद भी क्यों हम अलग थलग पड़ गए हैं। मैम, क्या ऐसा लगता है मैम, क्योंकि भारत की विदेश नीति को लेके हमेशा से ही बहुत बातें आई हैं और हम और आप भी कई बार चर्चाओं में आए। अभी आपने जो बात बोली कि हमारी नीतियां ऐसी हैं, क्या हमें भी इस बदलाव की जरूरत है? एक महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि आपने ये बात बोली। हाँ,
बिल्कुल जी, आऊंगी, एक बदलाव की सेकंड। जरूरत है। हम्म। हाँ, बदलाव की जरूरत क्यों है? क्योंकि हम लोग अपने अंदरूनी मामलात को जिस तरीके से हैंडल करते हैं, तो ये इंस्टिगेट करती हैं चीजें बाहर। अभी बताइए क्रिकेट में अगर कोई प्लेयर सिलेक्ट हो जाता है, तो यहाँ तूफान मचाने की क्या बात है भाई? अगर हम इतने छोटे-छोटे मुद्दों पे, बड़े राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पे, देश के मान अपमान पर कुछ नहीं बोलते, लेकिन एक थोड़े से इतने तुच्छ से मुद्दे को लेकर हम तूफान मचा देते हैं और उसका फायदा पाकिस्तान जैसे देश करते हैं। फिर वो गलबैया होने का असल में तो जब ब्रिटिशर्स गए थे तो भारत को घेरने का काम उन्होंने किया था और हमने उससे मुक्ति पाई थी। 71 में इंदिरा गांधी ने उस व्यवस्था से मुक्ति दिलाई थी कि हमें घेरा ना जाए, क्योंकि पाकिस्तान दो तरफ और हम बीच में फंसे हुए थे। तो हमने एक ऐसा मित्र पैदा करा था जो कि हमारे साथ मिलकर उस समस्या का समाधान करने में, जो चाहे आतंकवाद की समस्या थी, चाहे वो किसी भी तरह के मुद्दे थे, लेकिन अब वो फिर से सर उठा रही हैं वो चीजें। क्यों? क्योंकि अब फिर से पाकिस्तान समर्थक पार्टियां उनके चुनावी मैदान में दम ठोक रही हैं और खुदा ना खास्ता अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो भारत के लिए ये मतलब बहुत अच्छी स्थिति नहीं होगी। हमें बहुत अंदर खाने अपने विदेश नीति पर बहुत गंभीरता पूर्वक विचार करने की जरूरत है, ये मेरा मानना है। ठीक है, मैम वापस आऊंगी। हाँ प्रदीप जी, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, आप अपनी बात रखिएगा एक बहुत छोटे से सवाल के साथ। देखिए बहुत ज्यादा नजरें हैं सभी की इस इलेक्शन पर, किसकी सरकार होगी, और क्योंकि पड़ोसी मुल्क है तो क्यों नहीं होगी। शेख हसीना के आने के बाद जब उनको यहाँ शरण दी गई थी, उसके बाद हमने बहुत सारी चीजें ऐसी देखी हैं जिस पर सवाल उठे हैं, सवाल किए गए हैं भारत से। तो यहाँ जो सरकार होगी उसके साथ तालमेल किस तरीके का हो सकता है, और जहां तक नीतियों में बदलाव की बात हो रही है, लगता है उस पर काम करने की जरूरत है सरकार को। राखी जी नमस्ते, और आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। बहुत ही गंभीर विषय उठाया आपने राखी जी, क्योंकि आज वहां पे चुनाव भी हो चुका है। तो अपनी शुरुआत करूं उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि बीते 1991 के बाद गंगा जी में बहुत पानी बह गया है। कहने का मतलब है कि वैश्विक व्यवस्थाएं बहुत बदल गई। अगर भूतकाल के दिवा स्वप्नों को हम लेकर के आगे चलते रहे तो विदेश नीतियां और वर्तमान जो वैश्विक व्यवस्था है वो अटक पटक के रुक रुक के नहीं चलती है। आ करके भारत की स्थिति विश्व में स्थापित नहीं होती है। हमको कुछ बातें अच्छी लगती हैं, अच्छी बातें हमें अच्छी लगनी भी चाहिए, हमारे विचार होते हैं, हम सबके विचार होते हैं, लेकिन वैश्विक व्यवस्था किस प्रकार से बदल रही है और किन शक्तियों का जोर है, अगर हम अपने पास्ट को यानी अपने भूतकाल को लेकर चलते रहे तो शायद हम खड़े भी न हो पाए वर्तमान वैश्विक व्यवस्था में। एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं आगे बात को बढ़ाऊंगा कि भारत के पता नहीं कौन वक्ताओं ने बोला कि हमारी स्थिति जो पहले हम बड़े भाई का लेकर के चलते थे, तो बड़ा भाई अपना घर लुटा करके ना समाज कल्याण नहीं करेगा। अगर हमारा घर लुट रहा है तो हमें सबसे पहले अपना घर देखना होगा। और वैश्विक व्यवस्था में विश्व किन 2 ध्रुवों में बदला है या 3 ध्रुवों में बदला है या 4 ध्रुवों में बदला है, जो भी स्थिति है, ये हमें थोड़ा सूक्ष्मता से देखना होगा कि वैश्विक व्यवस्था कहाँ चल रही है। बिना अर्थ के व्यापार नहीं होता और बिना व्यापार के संसार नहीं चलता। तो हम वसुधैव कुटुंबकम निश्चित तौर पे हम ये सूत्र देने वाले हम देश रहे हैं और हम इसी का प्रतिपादन भी करते हैं। लेकिन अगर हमारा खुद का नुकसान हो, 20 करोड़ से ज्यादा घुसपैठी अगर आ जाए, ऐसा मैं किसी तथ्य के आधार पर नहीं, ऐसी लोगों क्या किंवदंतियां जो अक्सर आम जनता के बीच में जमीनी रूप में आप कहीं देखें और चर्चा का विषय बनती है, क्योंकि वही नागरिक जो है मत देते हैं और वही नागरिक जो है आकर के अपने जो है सरकारों से मांग करता है, और सरकार का कर्तव्य भी है कि वो सब सर्वधर्म सुखाए और सभी का ध्यान रखे। बहरहाल आते हैं तो देखिए बांग्लादेश की जो परिस्थितियां बदली है और बहुत सारी विदेश नीतियां बहुत सारे देशों की खुली नहीं होती है। बांग्लादेश की 1 वर्ष पहले क्या नीति थी और वहां पे व्यवस्था परिवर्तन के बाद क्या नीति है, ये बड़ा हास्यास्पद लगा कि उन्होंने मांगा नहीं था। और अभी गुणगान गाया जा रहा था कि हमने बड़े भाई का काम किया था। तो बड़े भाई के काम के नाते ही अगर हमने किसी को आश्रय दिया, किसी की जान माल की रक्षा की, चाहे वो व्यक्ति विशेष ही क्यों ना हो, तो उसमें तकलीफ होना या सूजन आना तो मेरी समझ से परे की बात है। बहरहाल बांग्लादेश की जो व्यवस्था है वो मैं आप चाहे तो अपने विचार कोई अपने रख सकते हैं, लेकिन हमने जो बीते 12 वर्ष पहले जो नीतियां बनाई थी, और मुझे लगता है कि हमने अपने मजदूरों अपने एक्सपेंसेस पे बनाई थी। वैश्विक व्यवस्था में ये हाथ से लगाया जाता था कि बांग्लादेश की व्यवस्था हमारी व्यवस्था से अच्छी है और उनके जो मजदूर ज्यादा कमाते हैं। भारत में मजदूर कम है क्या, चाहे वो अल्पसंख्यक वर्ग से आते हो चाहे बहुसंख्यक वर्ग से आते हो, मजदूर को मजदूरी चाहिए और मजदूर को काम चाहिए। तो अगर काम हमें मिल रहा है तो हर देश, प्रत्येक देश का ये कर्तव्य होता है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मैंने एक विपक्षी दल के एक नेता को सुना था, बहुत बड़े वकील हैं और एचआर का काम भी करते थे वकील साहब वो, तो उनकी एक बात मुझे अच्छी लगी कि देखिए हर व्यक्ति अपने देश के प्रति अगर
सेल्फिश नहीं होता, अपनी नीतियों को नहीं बदलता है, तो वो उस व्यक्ति को अपने देश के लिए राजनीति करने का अधिकार नहीं है। तो भारत की वैश्विक नीति भारतीयों के लिए प्रथम है। क्या रहा है और क्या होने वाला, ये बात की बात है। तो हम कोई भी नीति लेंगे तो हम भारत को प्रथम रख के लेंगे। अब फिर वही आ जाता है कि भाई क्या क्या था, अरे होने को तो बहुत कुछ था। इंदिरा गांधी जी ने बड़ा बढ़िया किया, बांग्लादेश का निर्माण कर दिया, दोनों तरफ से पाकिस्तान जो सरदर्द बना हुआ था उसको अलग कर दिया। मैं समर्थन करता हूँ इस बात का। लेकिन उसके बाद क्या हुआ और उनका इम्पैक्ट हमारे देश में क्या हो रहा है? कोई भी खुफिया एजेंसी पब्लिकली डिनाउंस एक्नॉलेज करके नहीं काम करना शुरू करती है। वो 24 घंटे रात दिन आपके घर में स्लीपर सेल के रूप में घुस करके, और अगर आपको इतना ही प्रेम है तो अपने घर में उनको बुला के स्टेशन दे दीजिए, वो शायद और अच्छी एक एग्जाम्पल शो करेगा। तो मैं आना चाहता हूँ, चुनाव आज हमारे समाप्त हुआ है, तो सबसे पहले उनको अपनी अर्थव्यवस्था सही करनी है। और भारत के कारण से 10 वर्ष 12 वर्ष पहले जो उनको सुविधाएं रियायतें दी गई थी, उसके कारण से उनकी जो फ्लरिशिंग हो रही थी, उनका जो आगे बढ़ रहा था हिसाब किताब, उस पर क्या इम्पैक्ट आया, शायद कोई इकोनॉमिक एडवाइजर या जानकार होगा तो अच्छी तरह से बता सकता है। उनकी क्या नीतियां हैं, हम किस प्रकार से उनका सहयोग करते थे। हमें आदर्शवादी सहयोग नहीं, प्रैक्टिकल सहयोग करना चाहिए। भारत से बिजली जाती थी, वो पैसा देते थे, पैसा नहीं देते थे, बिजली बंद हो गई। तो अगर हम उनको रियायती दरों पे या अनडिसरप्टेड पावर सप्लाई दे रहे थे, इतना लंबा क्रेडिट दे रहे थे, वो अपने आप में एक सर्वधर्म सुखाए की भावना भारत अपना जो हमने इंगित कर रखी है वो प्रदर्शित कर रहे थे। बाकी राजनीतिक दल बदलते रहते हैं, उस हिसाब से विदेश नीतियां मुझे नहीं लगता कि उतनी ज्यादा बदलती हैं। तो भारत की जो नीति है वो इंडिया फर्स्ट करके है। शायद इंडिया फर्स्ट या अमेरिका फर्स्ट या बांग्लादेश फर्स्ट से अगर किसी को परेशानी हो तो होती रहे, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है प्रदीप जी, अब मैं आप वापस आऊंगी। दोबारा कुछ है 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण। मैं आऊंगी, सब लोगों की एक छोटी छोटी सी प्रतिक्रिया आ जाए, उसके बाद मैं आती हूँ उसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर। शाकिर अली जी जुड़े हमारे साथ। चलिए, शाकिर अली जी नहीं है, एहतशाम जी भी अभी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं। सुमन जी, मुझे सुन पा रहे हैं? सर अनम्यूट करिएगा। हाँ जी, आ रही है आवाज? हाँ आवाज सुमन आ रही जी, है? हाँ आपकी आवाज आ रही है। मूल प्रश्न तो सर सबसे पहले यही है कि बीएनपी होगी या फिर जमात इस्लामी होगी, दोनों में से जो भी सामने आता है, या कोई गठबंधन के साथ पार्टी होती है, भारत के साथ उसके संबंध कैसे होंगे, कैसे चीजें आगे बढ़ेंगी? क्योंकि ये कोई पुराना रिश्ता नहीं है, यहाँ ये दोनों ही लोग एक तरह से नए हैं। देखिए, बातचीत में और समर्थन की बात अलग हो जाती है, लेकिन उनके साथ काम करना हर तरीके से ये एक अलग है। तो नजरें सबकी, इनफैक्ट भारत की भी बहुत कड़ी नजर है कि क्या यहाँ से रिजल्ट आता है, उस पर आगे बढ़ें। और हाल ही में जो चीजें अल्पसंख्यकों को लेके हुई हैं, तो वो तो एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। हमेशा से आया, क्यों हो रहा है अत्याचार, काम करना चाहिए, सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। उन सब चीजों पे कौन काम करेगा? कैसे देखते हैं इस इलेक्शन को, और भारत के साथ कितना फायदेमंद और कितना नुकसानदेह? राखी जी, देखिए, बांग्लादेश के जो भी नतीजे आएंगे उसका असर हमें भारत और बांग्लादेश दोनों में देखने को मिलेगा एक साथ। ऐसा नहीं भारत पर उसका असर नहीं पड़ने वाला है। भारत के रिलेशन जब खालिदा जिया थी तब भी ठीक थे, शेख हसीना थी तब भी ठीक थे। अभी जो नई पार्टियां आ रही हैं दोनों, इसमें एक तो कट्टर बाद वाली पार्टी है इसमें, जिसके आईएसआई और पाकिस्तान से भी सुना कुछ संबंध है। अगर इस तरह के नतीजे कुछ आते हैं कि कट्टरवाद वाली पार्टी कोई आती है तो डेफिनेटली भारत के लिए थोड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि बांग्लादेश से सबसे बड़ी समस्या भारतीय घुसपैठ की है। कई प्रांत जो हैं हमारे लगे हुए हैं बांग्लादेश के साथ। त्रिपुरा लगा हुआ है, पश्चिम बंगाल लगा हुआ है, मेघालय लगा हुआ है, और उसके बाद अरुणाचल लगा हुआ है, त्रिपुरा लगा हुआ है, असम लगा हुआ है, कई प्रदेश लगे हुए हैं, और जहां से घुसपैठ होती रहती है और भारत को के लिए एक बड़ी भारी समस्या है। तो अभी ये देखना है कि कौन सी पार्टी वहां पर आती है, और भारत के लिए संतुलन बनाना पड़ेगा भारत के लिए, क्योंकि ये तो तय है कि खालिदा जिया के जो वहाँ पे आंकड़े आ रहे हैं, या जो वहाँ से इस तरह की जानकारी मिल रही है, उसमें लगता है कि खालिदा जिया की जो पार्टी है वो थोड़ा उसका अपर हैंड है। और अगर वो आती है तो डेफिनेटली जो है बीएनपी आने से तारिक अहमद रहमान जो उसको इस समय अगवा है कर रहे हैं उसको, तो उससे भारत के रिलेशन कुछ ठीक हो सकते हैं। लेकिन वैश्विक स्तर पर जिस तरह से बदलाव हो रहा है सियासत में, रिलेशन में, अमेरिका को लेकर, चाइना को लेकर, पाकिस्तान को लेकर, रूस को लेकर, उसका असर भी इस चुनावों के बाद पड़ने वाला है।
अब हो सकता है कि जो नई पार्टी आए पाकिस्तान के प्रति झुकाव ज्यादा उसका हो जाए, अमेरिका के प्रति ज्यादा हो जाए, भारत के प्रति कम हो जाए। तो ये सारी चीजें अभी होने वाली हैं। अब ये देखना पड़ेगा। अब छात्रों ने भी एक संगठन बनाया अपना एनसीपी। हालांकि छात्रों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया है, लेकिन लगता नहीं कि उस वक्त बहुत कुछ होने वाला है। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी हमें इंतजार करनी चाहिए कल सुबह तक, और नतीजे आने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि जो सरकार बांग्लादेश में बन रही है वो भारत के लिए कितनी हित में है और कैसे उसके रिलेशन भारत से रहने वाले हैं। क्या ये भी जरूरी होगा कि भारत एक बार फिर बांग्लादेश से अपने संबंधों को नए सिरे से विचार करे, उसके पास नई नीति सोचे, लेन देन जो भी होता है उसके बारे में फिर से विचार करे। ठीक है, वापस आऊंगी। आरपी श्रीवास्तव जी, इस पूरे बांग्लादेश के इलेक्शन को भारत से कंपेयर करके आज हम जो चर्चा कर रहे हैं, ओवरऑल दिन भर की चीजें आ गई हैं, काउंटिंग शुरू हो चुकी है, कल तक तस्वीरें साफ होंगी, लेकिन बात सिर्फ एक नई सरकार की नहीं है। यहाँ पर विदेश नीति से भी हम चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, हम सुरक्षा से भी समझ रहे हैं, हम व्यापार से भी समझ रहे हैं। ओवरऑल हमारा पड़ोसी मुल्क है, कैसे आप इसको देखते हैं? नहीं राखी, देखिए जहाँ तक बांग्लादेश का सवाल है, वहाँ पर चुनाव हुआ, मतदान हो गया है, काउंटिंग शुरू है, कल सरकार बनेगी। हम यहाँ 2-3 बातें कर रहे थे अभी जो चर्चा में निकल के आई। सबसे बड़ी बात है कि पूर्वोत्तर की सुरक्षा एक बहुत बड़ा जो हमारे लिए एक चुनौती भी है और होना भी चाहिए। भारत सरकार इसके प्रति काफ़ी संवेदनशील है, उसकी काफ़ी जो है इस पर नज़र है कि आखिर होने वाला परिणाम क्या है आने वाले समय में। एक सबसे बड़ा सवाल है कि जो कट्टरपंथी सोच की जो पार्टी है जमायत इस्लामी, जिसके रफ़ीकुर रहमान हैं उसको चला रहे हैं, और दूसरी है बीएनपी, खालिदा जिया। आप अभी एक बात सामने आई थी कि खालिदा जिया के ज़माने में भी भारत के रिलेशन उतने ख़राब नहीं थे, और इवन जिस समय ये आए यहाँ से तारिक रहमान, तो उन्होंने एक जो है अपना एक स्टेटमेंट भी दिया था शायद उस समय कि भारत से रिश्ते वो सुधारेंगे। अब रही बात नेशन फर्स्ट वाली बात, तो ये देखिए अब तो एक जो है पूरे देशों में एक चलन हो गया है कि हर देश में जो भी पार्टियां हैं जो अपने राष्ट्र को पहले करें, सामने लाएंगी, उनके सामने राष्ट्रीय सर्वोपरि है। हमारे भारत के लिए भी राष्ट्र जो सर्वोपरि है। तो इन सारी चीज़ों को अगर देखा जाए तो यहाँ 1-2-3 चीज़ें हैं जो परिणामों की बात कर रहे हैं, और हम समझते हैं कि इस पर थोड़ी चर्चा हो जानी चाहिए। हमारे एक्सपर्ट भी बैठे हैं। सबसे बड़ी बात है कि इतने दिनों में जब से यूनुस सरकार है, तख्ता पलट हुआ और जो है शेख हसीना वहाँ से छोड़ के भागना पड़ा, उसके बाद से हिंदुओं के ऊपर कितने अत्याचार हुए, और लगातार ये बातें लगातार देश के लिए तमाम संगठनों को, तमाम देश का कोई भी ऐसी पार्टी नहीं हो, कोई ऐसा संगठन नहीं हो जो इसकी बार बार जो है भर्त्सना न कर रहा हो। और जिस तरह से वो यूनुस सरकार जो अल्पसंख्यकों को सुरक्षित रखने में फेल हुई है, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इस चुनाव में आप देखिए अल्पसंख्यक वोटर वहाँ लगभग 1 करोड़ वोटर हैं, वो किसे अपना मानेंगे? भाई सवाल है कि उनके वहाँ रहते हैं, उनके निजी सुरक्षा का भी सवाल है राखी, कि वो किसको समर्थन देंगे। वोटर तो वो भी हैं और वोट देंगे ही देंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या वो जमायत इस्लामी की तरफ जाते हैं या बीएनपी की तरफ जाते हैं। जहाँ तक मेरी समझ है कि निश्चित रूप से चूँकि खालिदा जिया पहले प्रधानमंत्री रह चुकी हैं और पिछले चुनाव में वो बल्कि वहाँ पर वो जो है भाग भी नहीं ली पार्टी ने, तो अब ये देखना होगा कि निश्चित रूप से जो अपर हैंड वाली बात की जाती है, तो एक तो रुझान ये हो सकता है कि अगर बीएनपी को अल्पसंख्यकों का भरोसा उस पार्टी पर है तो बीएनपी के आने की संभावना बढ़ सकती है। कारण है कि बड़ा वोट बैंक है, और दूसरी सबसे बड़ी बात, और वोट बैंक ही नहीं, प्रताड़ित वोट बैंक है। बराबर हिंसा हो रही है, मंदिरों को तोड़फोड़ की जा रही है, तमाम ऐसी घटनाएं, विभत्स घटनाएं आ रही हैं जिसको कि पूरी दुनिया देख रही है। तो ये जो चुनाव हो रहा है आज की डेट में, ये जो वहाँ पर लोकतंत्र की बहाली हो रही है, लोकतांत्रिक सरकार बनने जा रही है, उसमें ये मतदाता किसकी ओर है? हमें लगता है कि जो पहले से भी देखते आए हम लोग, जब पाकिस्तान बटा, बांग्लादेश हुआ, तो उस समय वहाँ की अवामी लीग या यहाँ की आवाम नहीं चाहती थी वो पाकिस्तान के साथ रहे। अब प्रश्न ये उठता है, और तब से लेके अब तक ये मानसिकता भारत के साथ रही है। ये विगत 11-12 महीने के अंदर इस तरह की घटनाक्रम होना निश्चित रूप से चिंता का विषय और भारत सरकार के लिए भी है।
और बराबर सरकार इस दिशा में सोच भी रही है। एक सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है पूर्वोत्तर में हमारी सुरक्षा की। आप देखिए 19 सरकार के समय जिस तरह से चाइना बहुत ही तेज़ी से एक्टिव हो गया, अमेरिका खुद एक्टिव है, वहाँ के कट्टरपंथी, पाकिस्तान की ISI जो वहाँ पर एक्टिव है, तो क्या ऐसी है कट्टरपंथी सोच के लोग क्या वहाँ सरकार बना लेंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। अब कल तक का इंतज़ार किया जाना चाहिए कि वहाँ सरकार किसी बनती है, लेकिन ये माना जाना चाहिए कि BNP के आने के बाद हो सकता है भारत के साथ बांग्लादेश के रिश्ते कुछ अच्छे होंगे और जो पहले जैसे रिश्ते बने रहेंगे। जहाँ तक रही बात बांग्लादेशी घुसपैठियों का, जो जिसका बहुत बड़ा मुद्दा अपने देश में है, तो ये इन सारी चीज़ों पर भी कहीं न कहीं पर आपस में समझौता होगा, वार्ता होगी सरकार से, और भारत सरकार सक्षम है, चाहे वहाँ पर कोई भी एक्टिव हो जाए, चाहे चाइना हो, पाकिस्तान हो या अमेरिका हो, ये तमाम देश हों, लेकिन भारत भी जो है कहीं न कहीं पर इस पर काफ़ी नज़र रखे हुए है कि अगला चुनावी परिणाम क्या होगा और आने वाली सरकार किस दिशा में काम करेगी। चूँकि भारत का पड़ोसी मुल्क है, तो भारत निश्चित रूप से चाहेगा, जो हमारी पॉलिसी रही है कि हम बराबर जो है पड़ोसी मुल्क से संबंध अच्छा रखें। तो शायद देखिए परिणाम आने दीजिए, उस समय क्या होता है, क्या परिस्थितियां बनती है, ये तो समय बताएगा। बिल्कुल ठीक बात है। मैं क्योंकि हमारे साथ शाकिर अली जी और एहतेशाम जी अभी एहतेशाम जी कनेक्ट हो गए हैं, ठीक है, शाकिर अली जी नहीं जुड़े। एहतेशाम जी मुझे सुन पा रहे हैं? एहतेशाम जी मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप तक? एहतेशाम जी? जी हाँ, मेरी आवाज़ पहुंच रही है? जी राखी जी बोलिए। एहतेशाम जी, बड़ा महत्वपूर्ण है, बांग्लादेश में चुनाव संपन्न हो चुका है, काउंटिंग शुरू हो गई है, कल सुबह तक तस्वीरें साफ हो जाएंगी, क्योंकि भारत के परिप्रेक्ष्य में हमें ये समझना जरूरी है कि ये इलेक्शन कितना महत्वपूर्ण भारत के लिए भी है। इसलिए क्योंकि हर तरह से देखना है, चाहे सुरक्षा की बात हो, पूर्वोत्तर की सुरक्षा की बात हो, भारत बांग्लादेश की सीमा को देखिए, और उसके बाद जितने भी आसपास के जो भी स्टेट हैं उन चीज़ों को उठाकर देखिए, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिस पर बात करने की ज़रूरत है। कैसे आप इसको देखते हैं? और कोई भी पार्टी, चाहे BNP हो या जमात इस्लामी हो या गठबंधन के साथ आ जाए, कैसे भारत के लिए अपनी नीतियों में क्या बदलाव की ज़रूरत पड़ेगी, ओवरऑल इस इलेक्शन को कैसे देखते हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में? एहतेशाम जी सुन पा रहे हैं मुझे? नहीं, शायद मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रही है। ठीक है, चलिए दोबारा कनेक्ट होंगे तब उनकी प्रतिक्रिया आएगी। शारदा जी के पास वापस लौट रही हूँ। मैम, एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि सुरक्षा की बात निकली थी, और एक इसका अहम पहलू जो आज काफ़ी स्टडी किया उसके बाद आया कि पूर्वोत्तर में जब तक अवामी लीग के साथ या शेख हसीना के साथ समय था और जब संबंध थे भारत के, वहाँ जो भी उस लाइन पर, उस सीमा पर कई ऐसे संगठन होते हैं जो काम करते हैं, या सीमा पर खतरा जैसी बात हो सकती है, लेकिन वहां कभी ऐसा हुआ नहीं। उस नीति के तहत जो भी उग्रवादी संगठन थे उन्होंने कभी इस तरीके से कोई हस्तक्षेप नहीं किया, ना इस तरह का कोई अटैक हुआ। लेकिन क्या वो नीति कोई भी नई सरकार आएगी उसको फॉलो कराया जाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और इसीलिए पूर्वोत्तर की सुरक्षा पर सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है, क्योंकि अवामी लीग है नहीं, शेख हसीना अब है नहीं, और ये जो दो नई सरकारें, कोई भी मान लीजिए दोनों में से आता है, क्या उस नीति को बना के रख पाएंगे? क्या उसी तरह से चला पाएंगे? यदि नहीं, तो फिर बचता क्या है? जब हम सुरक्षा में ही सुरक्षित नहीं होंगे तो बाकी चीजें तो बात की हैं। देखिए राखी जी, जिस तरह के हालात है ना, अभी आप देख रहे हैं कि अमेरिका किस तरह से उसे अपने चुंगल में लेने के लिए 0% टैरिफ कर दिया है। वो भारत को ही सबक सिखाना चाहता है ना, वो एक अपनी पार दिखाना चाहता है कि भाई बांग्लादेश मेरी मुट्ठी में आ चुका है। और ये भी एक डील चुनाव से पहले डिक्लेयर करना और वहां की जनता को ये एहसास दिलाना कि भाई ये देखिए किस तरीके से हम तुम्हारे संरक्षक बन गए हैं। बहुत बड़ा सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर, जो मतलब भारत को धता बताते हुए भारत के 18% टैरिफ के मुकाबले 0% टैरिफ, भारत भी वहां से कपास मंगाएगा, वो भी मंगाएंगे, भारत 18% कपड़ों पे देगा टैरिफ और वो 0%। और इसी तरह से हमारे बाजार को खत्म करना, हमारे किसानों को पर अटैक करना, तो क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि हमारी जो सुरक्षा, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का पोर्शन है, नॉर्थ ईस्ट को हमेशा डिस्टर्ब रखना, ये इंटरनेशनल एक साजिश का पार्ट है। और वो इंटरनेशनल साजिश क्यों हावी होती है?
क्योंकि आर्थिक रूप से जब हम अपने ही लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाते, अभी मणिपुर जल रहा है, कितने सारे क्षेत्रों में ये मूवमेंट चल रहे हैं, तो अपने लोगों को, अपने परिवार को संभालना और उसके बाद फिर मतलब घुसपैठियों का रोना हम रोते ही रहेंगे, तो उससे उतना बड़ी बात नहीं बनने वाली जितना कि हमें एक आर्थिक शक्ति के रूप में अपने लोगों को संभालने की बात है, अपनी सीमाओं की सुरक्षा की बात है। हाँ, दूसरे देशों का हित उनके अपने हित के साथ जुड़ा हुआ है, बांग्लादेश का हित अपनी रोटी रोजी के साथ जुड़ा हुआ है। क्या वो अमेरिका के चुंगल से निकल के या चाइना के चुंगल से निकल के दोनों से फायदा उठा रहा है वो? और जो भारत काम करते थे, भारत का जो हित वहां पर फुलफिल होता था, उसको आज हम देख रहे हैं कि उस तरीके से हैंडल नहीं किया गया। तो कुल मिलाकर बात ये आती है कि खाली घुसपैठिए हम कहते रहें, अरे सीमा तो हमारे हाथ में है ना, हमारे पास सब कई गुना ज्यादा बांग्लादेश के मुकाबले हमारी अर्थव्यवस्था बहुत आगे है, हमारे साजो सामान, हमारी जो एक सैनिक शक्ति बहुत बड़ी है, और हम मतलब चाहे वो दिल्ली है, चाहे वो उत्तर प्रदेश है, चाहे कोई भी है, सब जगह घुसपैठियों का रोना रोते रहे हमारी, और वो भी खाली बांग्लादेशी। मैं जानती हूँ, मेरे यहाँ पे काम करने वाली जो मतलब एक बांग्ला भाषी महिला थी, उसके बच्चे पढ़ रहे थे, वो बेचारी डर के मारे दिल्ली से बच्चों को भगा ले गई, और वो ले गई कि यहाँ पर तो हम सुरक्षित नहीं है। तो ये असुरक्षा का भाव देश के अंदर के नागरिकों में कभी नहीं आना चाहिए, और सीमाओं की सुरक्षा तभी संभव है जब देश के अंदर नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। तो ये हमारी कहीं ना कहीं विचारणीय विषय है कि हम बांग्लादेश को तो तब धता बता पाएंगे, बांग्लादेश जब हमारे ऊपर हावी होने के लिए उन महाशक्तियों का सहारा ले रहा है, और महाशक्तियां बड़े प्यार से उसको सहला फुसला रही हैं। चाहे वो चुनावी राजनीति में कोई भी पार्टी जीते हारे, असल नुकसान तो जनता का, बांग्लादेश की जनता का और भारत की जनता का ही होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से अटैक्स होते हैं, चाहे कहीं पर भी हो, अल्पसंख्यक जो बांग्लादेश में मरते हैं वो भी जनता है, हमारे यहाँ पर जो अटैक किए जाते हैं वो भी जनता है, और ये सत्ताओं ने जनता को मारने मरवाने का जो ठेका ले रखा है ना, ये चुनावी राजनीति इस चीज को बिल्कुल खुल्लम खुल्ला एक आधार बनाकर खेली जाती है। चुनावी राजनीति चाहे वो बांग्लादेश की हो, चाहे वो इंडिया की हो, चाहे वो किसी और देश की हो, चाहे पाकिस्तान, खास करके ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, इनके यहाँ पर तो चुनाव एक खेल बन गए हैं, और ये खेल खेलता कौन है? महाशक्तियां खेलती हैं, महाशक्तियां पंप करती हैं पैसा, और उसी के चलते आज अगर बांग्लादेश में स्थिति बदलती भी है तो हम कितने अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे या कितने संबंधों को सुधार पाएंगे, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि हम अपने अंदरूनी मामलों को कितनी सहजता से और कितनी तत्परता से और कितनी ईमानदारी से अपनी जनता को अपने प्यार, प्रेम, भाईचारे से एकजुट रखते हैं। वही बात है ना कि अगर मान लो कोई त्रसित है, प्रताड़ित है, अगर वो बांग्लादेश में हिंदू प्रताड़ित है, तो उसका बदला हम यहाँ नहीं ले सकते, उसका बदला हम इस तरह नहीं ले सकते। तो हमारी सीमाओं की सुरक्षा डिपेंड करती है हमारे अंदर के अपने परिवार को एकजुट रखने से, और एक आर्थिक शक्ति के रूप में हमारे ऐसे समझौते हों कि हम अपने आप को डेवलप कर सके, ना कि हम मार खाते रहें और चरणों में झुकते रहें और हम वाहवाही करते रहें। जिस भी चैनल पे देखो खूब वो मिठाइयां बंट रही हैं और ख्वाब दिखाए जा रहे हैं कि बहुत कुछ भला होने वाला है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है। और अभी बांग्लादेश का चुनाव रिजल्ट आने के बाद कोई बहुत परिवर्तन आ जाएगा ऐसा मुझे लगता नहीं है। जो स्थिति में मतलब जो हालात अब है ना, उतने उससे मतलब बहुत बेहतर होंगे ऐसा मुझे कुछ लगता नहीं है। ठीक है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है प्रदीप जी, एक बात महत्वपूर्ण है। ये बात तो सच है कि बांग्लादेश कोई हमसे बहुत बड़ा हो गया या हो जाएगा या उसकी स्थितियां बहुत अच्छी हैं, हम ये नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, हम ये जरूर जानते हैं कि बार बार एक जो बात मुख्य रूप से अल्पसंख्यकों पर अत्याचार को लेके आया, मुझे लगता है जो नई सरकार है उनके साथ संबंध व्यापारिक रूप से सारी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन हम कुछ ऐसे अपने चीज़ों को लेकर चलें कि इन सारी चीज़ों से मुक्ति मिले।
देखिए बहुत जरूरी हो जाएगा। अभी तो हम इसलिए कुछ नहीं बोल पाएंगे खुल के क्योंकि हमें नहीं पता सरकार किसकी बन रही है, लेकिन जो कोई भी है हम उनके साथ अपने संबंधों को इस तरीके से लेके चले कि जब हम यहाँ किसी को प्रताड़ित नहीं करते तो वो भी वहां अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित ना करे। बाकी तो सेकेंडरी सुरक्षा को लेके, हर चीज को लेके मुझे लगता है सरकार बिल्कुल उन चीजों को देखेगी, लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि इस पर भी बात हो। बड़ी उम्मीदें हैं सभी को सरकार से। निश्चित तौर पर राखी जी, हर देश की अपनी संप्रभुता होती है और वो देश उसी इरादे और मायने में अपनी नीतियां बनाता है। बीते 1-1.5 वर्षों में जब से पड़ोसी देश में सत्ता परिवर्तन हुआ या उसके पहले भी आपने कुछ समाचार सुने होंगे, तो मैंने शुरुआत की कि देखिए वैश्विक शक्तियां किस प्रकार से अपने पर्पस को सॉल्व करने के लिए किस प्रकार से अपनी नीतियों को बनाती है और किस प्रकार से वो खेल खेलती है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा आपके चैनल पे, लेकिन कोई भी विवेकशील व्यक्ति ये जानता है कि पावर बैलेंस को करने के लिए छोटे देशों की पिसाई हो रही है। बांग्लादेश उसके लिए कोई अति अपवाद नहीं है, एकदम परफेक्ट एग्जांपल है कि वहां पे क्या हुआ। अगर हम अपने देश के संबंध में बोले, निश्चित तौर पे हम अपने को सबसे पहले रखेंगे तो हम मजबूत हैं, हम सुदृढ़ हैं। अननोन आइडेंटिफाइड गनमैन का बड़ा न्यूज चल रहा है, वो किसी भूभाग में कार्यशील है। मुझे नहीं पता कि उनकी फंडिंग कौन कर रहा है, लेकिन एक बात का तो जरूर पक्का पता है कि कुछ न कुछ अच्छा हो ही रहा है। तो विदेश नीति को ध्यान में रखते हुए बहुत से ऐसे विकसित अर्थव्यवस्थाएं जिन्होंने सब कुछ अपने लिए कर रखा है, वो किसी एक्सटेंट तक जाती है अपनी जनता की सुरक्षा के लिए। तो क्या भारत को अधिकार नहीं है किसी भी एक्सटेंट तक जाने के लिए अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए या अपने नागरिकों के विकास के लिए? वैश्विक व्यवस्था को फिर से समझना होगा। आदर्श से वैश्विक व्यवस्था नहीं चलती, वर्तमान से चलती है। रशिया यूक्रेन का युद्ध हुआ, भारत की जनता पे कितना इफेक्ट पड़ा तेल की कीमतों को लेकर के। आज वो जो विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं, उस 2022 के बाद से तेल को लेकर के उनके यहाँ क्या स्थिति हुई ये जग जाहिर है। अगर कोई इसको जानबूझ करके इग्नोर करना चाहे तो निश्चित तौर पर आप उसके लिए जिम्मेदार है, ना मैं उसके लिए जिम्मेदार हूँ। बात आती है अपने देश की अर्थव्यवस्था या अपने देश की नीतियों को लेकर के, तो बस ये छोटा सा मैंने एग्जांपल दिया है कि किस प्रकार से हमने अपनी देश की जनता को बचा के रखा उस महंगाई की आग में जलने से। शायद कोई विद्वान होगा तो वो समझ रहा होगा इस बात को, लेकिन आदर्शों को लेकर के आदर्शों की पोटली बहुत ज्यादा दिन तक सर पे अच्छी नहीं लगती है, व्यवहार में उतरना ही पड़ता है। अभी कपड़ा बनाने वाले मजदूर हैं, अभी जो डेटा आया है और जो डेटा, शारदा जी मैं बीच में नहीं बोला था तो डेटा कटाक्ष न करें, आपसे अच्छा कटाक्ष न कर लेता। तो हमारे देश के जो कपड़ा मजदूर है या जो हमारी व्यवस्था है, क्या हम ना एक्सपोर्ट करें? और देखिए क्या होता है कि जिस तरह से इम्पैक्ट पड़ता है किसी नीति का, टैरिफ लगा उसका इम्पैक्ट पड़ने में 1.5 महीना लगा, फिर टैरिफ कम हुआ उसका इम्पैक्ट पड़ने में कितना लगा। भारत ने अपना पूरा वही कार, अगर कोई कलकत्ता का व्यापारी अगर कांडला बंदरगाह से या किसी अन्य बंदरगाह से अपने सामान को भेजता तो कितना कर देता, और इस कंपैरेटिवली बांग्लादेश को तो हमने फ्री फ्रेट दे रखा था रास्ता। तो वो सब चीजों में जब परिवर्तन आया, आप वर्तमान का डेटा उठा करके देख लीजिए। मुझे नहीं पता था कि मुझे इस तरह से डेटा देना पड़ेगा, हालांकि सामान्य चर्चा होनी थी, अदरवाइज मैं अगले कार्यक्रम में अवसर दीजिएगा कल के, अगर आप इसी विषय पे चर्चा करती है तो मैं पूरा डेटा बता दूंगा कि भाई क्या इम्पैक्ट पड़ा वहां पे बेरोजगारी की दर क्या है, वहां का हैप्पीनेस इंडेक्स का जो लोग जो प्रदीप जी मैं सारी चीजों को मान रही हूँ, लेकिन हम सिर्फ उनकी मजबूरियों को, उनको कम आंक के हम नहीं जी सकते, हम नहीं चल सकते। हम ये कह दें कि भारत बहुत ऊपर है तो हम बिल्कुल लेट गो कर दें, हम नहीं कर सकते। नहीं, हम कर भी कहा रहे हैं, निश्चित तौर पे अल्पसंख्यक हैं, हमारे सेंटिमेंट्स हैं उनके साथ। लेकिन क्या आप इस बात का, ये कोई भी देश इस बात का समर्थन करेगा कि ठीक है भाई हम सीधे घुस जाते हैं, अटैक कर देते हैं? ऐसा तो संभव नहीं, भारत ने आज तक तो किया नहीं। हमने ऐसी नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी तो बहुत पहले से हमने लगा रखी है, और इसके पहले भी हमारी पार्टी की सरकार नहीं थी, कांग्रेस की भी सरकारें थी, इन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके से इसको लेकर किया, तभी तो बांग्लादेश का जन्म हुआ। तो वहां क्या प्यार मोहब्बत से बांग्लादेश का जन्म हुआ था? डंडे के दम पे हुआ था। तो डंडा दिखाना जरूरी होता है वैश्विक व्यवस्था में। भाई शक्ति, चाहे आपके पास अर्थ की शक्ति हो, चाहे जल बल हो, चाहे धन बल हो, जो भी बल हो, आज आप देखिए ना, ये विषयांतर हो जाएगा। नहीं तो अमेरिका जो इतनी दूर एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में है, वो क्या करने यहाँ के लिए आ रहा है और किस प्रकार से वो अपनी नीतियों को बदल रहा है, चला रहा है, किस किस पे वो निगरानी करना चाहता है, किन किन महाद्वीपों और द्वीपों, छोटे द्वीपों पे वो क्या चाहता है, ये अब शायद आप जानते होंगे, मेरे से अच्छी तरह से आप जानते होंगे, लेकिन वो विषयांतर हो जाएगा। आज मुद्दा बांग्लादेश चुनाव का है, तो उनके चुनाव में जो भी सरकार आए, उन सबके हमने घोषणा पत्रों को देखा है। निश्चित तौर पे वो भी अपने, जो भी सरकार आएगी वो अपने देश का भला चाहेगी, और उनका भला भारत का भला किए बिना, व्यवहार में, आदर्शों में नहीं, वाक्यों में नहीं, कि आप उधर से कुछ करते रहे और इधर से जो है हम फिर भी होम करते रहे, घी जलाते रहे, घी देते रहे, तो ऐसा अब नहीं होने वाला। वो नीतियां बदल चुकी हैं। ठीक है। अब भारत की नीति निश्चित तौर पर हम बहुत क्लोजली इसको वॉच कर रहे हैं,
और इंडिया फर्स्ट या भारत की जनता प्रथम, भारत के मजदूर प्रथम, भारत के गरीब प्रथम को ध्यान में रख करके कोई आगे सरकार कदम उठाए। ठीक है, एहतशाम जी मुझे सुन पा रहे हैं? सर अनम्यूट करिए। और हिंदुस्तान से जो भी नई सरकार बांग्लादेश की बनेगी उसके रिश्ते कैसे होंगे और किस तरीके से आगे डील करना जरूरी होगा? बहुत कम शब्दों में अपना छोटा सा सवाल लिया मैंने। देखिए राकेश जी, कोई भी सरकार बने हम समझते हैं कि क्लियर हो जाएगा बहुत जल्दी, लेकिन हमारे जो पड़ोसी देश बांग्लादेश है, जो भी सरकार बने हमारे संबंध अच्छे हों, ताकि हमारे जो वहाँ माइनॉरिटी के साथ में बहुत सारे अत्याचार हुए, तो उसके लिए समझ लीजिए हम लोग बहुत दुखित है। मैं भी एक अल्पसंख्यक समुदाय से हम लोग भारत में रहते हैं, बहुत ही अच्छे ढंग से रहते हैं और किसी तरह का कोई भी अप्रिय घटना नहीं होती है। तो मैं भी चाहता हूं कि बांग्लादेश में एक ऐसी सरकार आए जो वहाँ माइनॉरिटी है या जो भी तरह के लोग हैं उनकी पूरी गारंटी समझ ली, उसका पूरा वो जिम्मेदारी ले कि किसी तरह का यहाँ अल्पसंख्यक के साथ में अप्रिय घटना ना हो और जो मेजोरिटी के साथ में जिस तरह का फैसिलिटी हो वो माइनॉरिटी के साथ में हो। और हम अपने एक्सटर्नल अफेयर्स हमारे जो भारत के जो वहाँ बांग्लादेश से जो भी सरकार बने एक अच्छा रिश्ता कायम हो, इसलिए कि नई सरकार बनेगी चाहे वो जो भी पार्टी की हो, तो सरकार अगर बनती है तो हम अच्छे रिश्ता कायम करेंगे ताकि दोनों एक दूसरे जगह हमारे व्यापार हमारे डेवलपमेंट। देखिए मैं पश्चिम बंगाल से आता हूँ, पश्चिम बंगाल से पूरे समझ लिए कोलकाता बहुत बड़ा लार्जेस्ट मार्केट है। हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में जो अगर अच्छा वहाँ सरकार बनती है तो हमारे लोग पश्चिम बंगाल को भी हमारे देश के लोगों को भी बहुत फायदा पहुंचेगा। इसलिए एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होने से क्या होगा, दोनों देश के लोगों के लिए तरक्की हो और एक ऐसी सरकार बने धर्मनिरपेक्ष हो और सभी जाति सभी वर्ग सभी समुदाय सभी कम्युनिटी का ख्याल रखे जी। यही मैं आपके चैनल स्वदेश टीवी चैनल के माध्यम से मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम लोग अनेकता में एकता, भारत की विशेषता जिस हिसाब से है उस बनी हुई है। एहतशाम जी, लेकिन एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है यहाँ पर। ये तो सभी चाहते हैं कि संबंध भारत के साथ बहुत अच्छे हो, उस नई सरकार के सब कुछ बहुत अच्छा हो, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार ना हो, लेकिन हमें इस चीज को समझना पड़ेगा कि यहाँ अब शेख हसीना या अवामी लीग नहीं थी इस इलेक्शन में। मोहम्मद यूनुस ले लीजिए, आप बीएनपी ले लीजिए, आप यहाँ जमात इस्लामी ले लीजिए और एनसीपी एक छात्रों का संगठन जो उसमें रहा। आना किसी एक को है और या तो फिर गठबंधन के साथ कुछ हो सकता है। तो कहते हैं ना कि सब एक विचारधारा के लोग नहीं हैं। खालिदा जिया के समय पे भी चीजें अच्छी थीं, लेकिन आज एक इतना लंबा वक्त हो गया है। लास्ट टाइम हमने शेख हसीना को या अवामी लीग को देखा और उस समय पे इतनी चीजें अच्छे व्यवहार के साथ थीं, लेकिन क्या ये लोग भी उन नीतियों के साथ अच्छे से सब कुछ दे पाएंगे? जहां तक पश्चिम बंगाल, क्योंकि आपने बोला ये बात बिल्कुल सच है, और बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा अपने आप में बड़ा मुद्दा रहा है, तो इन सारे पहलुओं को भी तो समझना पड़ेगा ना। सरकार किसी की कोई भी आता है तो हम सोचते हैं आने वाले दिनों में जो भी होगा बेहतर होगा। राखी जी ऐसी बात नहीं है, सरकार जिसकी भी बने, चाहे वो जितनी भी वहाँ पार्टियां सब हो सकता है, अलायंस हो या किसी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो, लेकिन संबंध अच्छे होने से हमारे भी बहुत अच्छे रहेंगे। दोनों तरफ के मतलब समझ लीजिए कि व्यापार या दोनों तरफ के लोगों के बीच में जो भी नफरत है या हमारे बीच में कुछ समझ लिए जो अभी सरकार है, मौजूदा सरकार यूनुस की सरकार है, बहुत सारी दिक्कतें हमारे खासकर हमारे हिंदू भाइयों के साथ में वहाँ अल्पसंख्यक के साथ में बहुत जुल्म हुआ, तो इस तरह की नहीं होनी चाहिए। मैं इस सब खिलाफ हूँ। इस तरह की जो वारदात हुई थी बहुत दिनों से चल रही थी, खासकर अल्पसंख्यकों को, तो ऐसी एक सरकार आए जो सभी लोगों सभी वर्ग सभी समुदाय को लेके चले और देश का विकास हो, बांग्लादेश का विकास हो, खासकर हमारे देश भारत का भी। भारत के पड़ोसी हम लोग हैं, हम लोगों से संबंध अच्छे रहे, उससे क्या होगा, संबंध के अच्छे रहने से सभी लोगों को फायदा होगा राखी जी। और हम चाहते हैं कि भाईचारा बनी हुई रहे एक दूसरे से। पड़ोसी जितने भी राज्य हैं, हमारे पड़ोसी राज्य अगर हमसे भी खुश रहेंगे, हम भी उनसे कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छा रिलेशन। ये तो हमारे उच्च स्तरीय नेता समझिए कि एक्सटर्नल अफेयर डिपार्टमेंट से आएंगे तो वो लोग अच्छा बात कर सकेंगे कि हमारे संबंध पड़ोसी देश से बहुत अच्छे हो। ये मैं एक एज ए इंडियन के हिसाब से मैं चाहूंगा कि पड़ोसी देश से हमारे संबंध बहुत अच्छे रहे। ठीक है, चलिए क्योंकि समय की भी सीमा है, सुमन जी अपनी बात रखिएगा जल्दी से। हाँ जी, अपनी बात रखिएगा सर। देखो मेरी राय तो ये है कि सरकार वहाँ किसी की बने, भारत की सबसे बड़ी चिंता
बांग्लादेश में रहने वाले 1.5 करोड़ हिंदुओं की है। हमने देखा होगा मोहम्मद यूनुस के समय जिस तरह वहाँ हिंदुओं से ज्यादती हुई, जिस तरह उनका कत्लेआम हुआ वहाँ पर, तो अब ये जो भी सरकार बने, हमें देखना पड़ेगा कि जो हमारे 1.5 करोड़ हिंदू भाई रह रहे हैं उनके प्रति उनका क्या रवैया रहने वाला है। ये ठीक है कि अगर जमाते इस्लामी आती है तो वहाँ हिंदुओं के लिए दिक्कत थोड़ी बहुत होगी, क्योंकि कट्टर पार्टी है ये, कट्टर मुस्लिम पार्टी है, कट्टर इस्लाम पार्टी है, लिबरल नहीं है ये एक बड़ी दिक्कत वहाँ पर आने वाली है। इसका हमें ध्यान अभी से रखना चाहिए। देखो, और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत जो है 3 तरफ से घिरा हुआ बांग्लादेश से, 3 तरफ सीमाएं लग रही हैं हमारी बांग्लादेश के साथ, और वहां से जिस तरह घुसपैठ होती है, हालांकि उसकी हिम्मत ये नहीं है बांग्लादेश की हमें आंखें दिखा सके, छोटा सा पिद्दा देश है, उसकी हिम्मत तो नहीं है, लेकिन वहां से घुसपैठ कर सकते हैं, नुकसान थोड़ी छोटा मोटा कर सकते हैं। इस पर ही भारत को ध्यान रखना पड़ेगा, ये बड़ा जरूरी है। और इसीलिए तो नीतियों की बात हो रही थी कि किस तरह से उनमें सख्ती की जाए, किस तरह से चीजों को बढ़ाया जाए। खैर, समय की सीमा है। एक बहुत संक्षिप्त प्रतिक्रिया आरपी श्रीवास्तव जी, क्या भारत वाकई में हर पहलू पे बात कर रहे हैं? मैंने तो शुरुआत यहीं से की थी, बांग्लादेश हम कह रहे हैं हमारे सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन जो नई सरकार आएगी वो किस तरीके से काम करेगी, उसके संबंध कैसे होंगे, क्या वो नीतियों को लागू कर पाएगी जो पहले से चल रही हैं या बदलाव कर देगी, और फिर भारत को भी एक सख्ती के साथ हर पहलू पर, हर मुद्दे पर, बहुत सारे इश्यूज इस पूरी चर्चा में निकले, उन पर काम करने की जरूरत है। तो कैसे एक संक्षिप्त कंक्लूजन निकाले? तो क्या इंतजार सिर्फ सरकार कौन बन रही है उसका करें, कैसे देखेंगे? देखिए राखी, बांग्लादेश ही नहीं, नेपाल की भी कोई मतलब एक तरह से उतना मजबूत नहीं है, उसकी कोई स्थिति नहीं है, ना कोई इसकी हैसियत है कि हिंदुस्तान से कोई इस तरह की बात कर पाए, ना ही श्रीलंका की है या जो भी पड़ोसी, इवन पाकिस्तान की भी नहीं। सवाल ये उठता है कि अगर हम इन सारे पड़ोसी देशों से झगड़े में उलझे रहेंगे तो हम डेवलपमेंट किस तरह से करेंगे? भाई हमारा एक जो ऊर्जा हमारी वहाँ भी जाती। अगर इन देशों से हमारा संबंध अच्छा है तो निश्चित रूप से देश को एक तो अच्छा पड़ोसी मिल जाएगा, अपने देश का आर्थिक विकास होगा, इन सारी चीज़ों को होगा, हम मजबूत और होंगे। ये तो देखिए, ये बायलैटरल है, मतलब दो तरफा एक तरह का समझौता है, कोई छोटा बड़ा नहीं माना जाए। भारत एक शक्तिशाली देश है और निश्चित रूप से बड़ा भाई, आप समझ बता रहे हैं तो बड़ा भाई है भी, लेकिन मैं जो है बीजेपी प्रवक्ता से जो है इस बात से इत्तेफाक रहता हूं कि भाईचारा भी कब तक। सवाल ये उठता है कि आप अगर केवल उनकी मदद करते रहें, उनकी सारी बातें मानते रहें, उनका सहयोग करते रहें, कोई व्यावसायिक जो है लेन देन या जो भी है उन चीज़ों पर क्यों नहीं जाएं? हम क्यों नहीं गिव एंड टेक की बात करें? ये तो अलग बात है। मैं ये मानता हूँ कि जो भी सरकार आएगी बांग्लादेश की, जितना जो आयात निर्यात होता है उनके संतुलन को स्थापित करने की ज़रूरत उसको होगी, और बांग्लादेश को ज़्यादा हिंदुस्तान की ज़रूरत है। हिंदुस्तान को बांग्लादेश की उतनी ज़रूरत नहीं है। बांग्लादेश खुद दूसरे देशों पर निर्भर है। तो इन सब बातों को अगर लिया जाए, एक बात तो तय है कि आने वाली जो भी सरकार होगी उसको भारत से रिलेशन बना के ही रहना पड़ेगा, भले ही चाइना हो या अमेरिका हो, जिस तरह के जो देश हैं, कब तक उसकी मदद इस तरह से करते रहेंगे तो अब देखना होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर कट्टरपंथी शक्तियाँ अगर वहाँ पर उनकी सरकारें बनती हैं तो भारत को ज़रूर घुसपैठ का सामना करना पड़ सकता है। छोटे मोटे जो है एक तरह से जो है आपस में टकराव भी हो सकते हैं, लेकिन ये चूँकि भारत की एक बड़ी सीमा है, चारों तरफ से जो है छोटे छोटे देश हैं, उनको ज़रूर जोड़ने का प्रयास भारत को करना होगा। मुझे लगता है कि भारत सरकार इस दिशा में काफ़ी काम कर रही है। बट रही बात है कि अब जैसे हालात हों, क्योंकि अब तो चुनाव हो रहा है और जो सरकारें जो सरकार में चुन करके आएंगे उनकी मतलब दशा और दिशा क्या होगी, वो भारत के साथ कैसा संबंध स्थापित करना चाहेंगे, इस बात पर भी गौर किया जाना चाहिए। बिल्कुल, चलिए, और समय भी हो गया है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इंतजार इस चीज़ का करना है कि आखिरकार बांग्लादेश में जिस मजबूत लोकतंत्र की बात हो रही है और जो एक रिजल्ट आना है जिसका इंतजार सभी को है, सब कुछ उस पर डिपेंड करेगा कि आखिर सरकार किसकी बन रही है। और बिल्कुल सही बात है, चाहे बीएनपी हो या फिर जमात, दिल्ली के लिए बेहतर कौन है, इस कनेक्शन को समझने की जरूरत है, और ये तभी सामने आएगा जब सरकार किसकी है ये सामने आएगा। तो इंतजार कल सुबह तक का करिए, तस्वीरें पूरी साफ हो जाएंगी। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।
ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।